मेरे छात्रों, कोशिका नाम के पाठ की बात चल रही थी और उसमें मैंने आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर बताया था। आज हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली की। देखिए, कोशिका में जीव द्रव्य को घेरे हुए सभी जीवों में एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को हम कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे कहीं कहीं हम प्लाज्मा लेमा या प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह देंगे, जीवद्रव्य कला। यानी कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य की सबसे बाहरी झिल्ली के रूप में होती है, जो कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है। प्लांट सेल में ये झिल्ली प्लाज्मा लेमा कहलाएगी और इसके बाहर एक कोशिका भित्ति भी होती है, सेल वॉल। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल या कहें तो डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहले नगेली और क्रेमर ने कोशिका के जो बाहरी आवरण था उसने सेल मेम्ब्रेन कहा, जबकि प्लोव नाम के वैज्ञानिक ने इसे प्लाज्मा लेमा या जीवद्रव्य कला का नाम दिया। सेल मेम्ब्रेन की अगर संरचना देखें तो ये प्रोटीन और लिपिड के द्वारा बनी हुई होती है और यूनिट मेम्ब्रेन होती है, इकाई कला, एकक कला। यानी ये सामान्य रूप से लिपोप्रोटीन की बनी है। इसमें लिपिड और प्रोटीन की मात्रा का अनुपात अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होता है। इस झिल्ली के विषय में विशेष रूप से एक मॉडल दिया गया और ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है सिंगर और निकोलसन द्वारा। ये एक मॉडल प्रतिपादित किया गया और इस मॉडल को हम तरल मोज़ेक मॉडल या तरल किरमीर नमूना के रूप में जानते हैं। बहुत आता है कि कोशिका कला से संबंधित तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल किरमीर नमूना किसने दिया, तो ये नाम याद रखने हैं आपको। सिंगर और निकोलसन ने ये मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार कोशिका कला के बीच में लिपिड की बनी हुई ये दिखाई है इन्होंने, ये लिपिड की बनी हुई बीचों बीच में एक दो अणुओं की परत होती है। फास्फोलिपिड की द्विक सतह लिखा है, तो दो अणुओं की बनी हुई है
द्विआण्विक परत बाइमोलिकुलर लेयर है। इसमें एक प्रोटीन जो बाहर की तरफ है उसे हम पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और जो अंदर की तरफ होती है उसको इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। यानी लिपिड की परत बीच में है और बाहर की तरफ को दोनों ओर ये प्रोटीन की परत है। यहाँ देखिए, ये एक परत ये दिखाई है ऊपर की तरफ, इसको परिधीय प्रोटीन कहा है, पेरिफेरल प्रोटीन कहा है, जो कहाँ है, लिपिड द्विपर्त के बाहर की ओर। और एक दूसरी परत जो नीचे की ओर है, ये वाली परत, ये लिखा नहीं है इन्होंने, ये वाली परत, ये वाली, ये परत आंतरिक प्रोटीन की परत है। तो दो परतें प्रोटीन की हैं और उसमें द्विक सतह द्विआण्विक परत के रूप में लिपिड की परत है। यानी दो परतें लिपिड की और दो परतें प्रोटीन की। प्रोटीन की परतें बाहर की ओर होती हैं, जो सबसे बाहर की तरफ को प्रोटीन की परत होती है, द्विपर्त के बाहर की ओर को, लिपिड द्विपर्त के बाहर की ओर को, उसको हमने कहा है परिधीय या बाह्य प्रोटीन। और जो लिपिड के अंदर की तरफ को प्रोटीन होती है उसको हमने कहा है आंतरिक या इंटीग्रल प्रोटीन। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लें। परिधीय या बाह्य प्रोटीन को आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर वाली प्रोटीन की लेयर है, या जिसे हमने इंटीग्रल प्रोटीन कहा था, इंटीग्रल प्रोटीन जो विशेष रूप से देख रहे होंगे आप, इसमें मोज़ेक अवस्था में है इस टाइप से। ये वाली प्रोटीन की स्तर उस टाइप से नहीं है, ये इसमें धसी हुई है लिपिड की परत में। इसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता अंदर की परत को, जबकि बाहरी परत को आसानी से हम अलग कर सकते हैं। कभी कभी बाह्य प्रोटीन के साथ ओलिगोसैकेराइड भी पाए जाते हैं और तब इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और कभी कभी लिपिड द्विपर्त के साथ शर्करा जुड़ी रहती है, तब इन्हें ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। एक तरह की कोशिकाएं ग्लाइकोलिपिड और कोशिका द्रव्य में यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी बहुत सारी रचनाओं, जैसे गाल्जी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनकी उपस्थिति होती है। इन संरचनाओं के अलावा जीव द्रव्य का शेष भाग पूरा ऑप्टिकली होमोजीनियस होता है। इसे हम हाइलोप्लाज्म कहते हैं। इसमें एंजाइम, स्टार्च ग्रेन, ग्रेन्यूल, फैट, प्रोटीन, लवण, ये सब पाए जाते हैं। और इस भाग को हमने साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोसॉल भी कहा है। तो ये यूनिट मेम्ब्रेन की बात थी। और ये चूँकि यूनिट मेम्ब्रेन जो होती है वो आपने पढ़ा, इसकी संरचना पढ़ी, और इसके बारे में मैंने शुरू में ही बताया कि यूनिट मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल या यू कैन से सेमी परमिएबल अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह से कार्य करती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब ये है कि विलयन के दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। तो ये विलायक के अणुओं को तो जाने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को रोक देती है। जब विलायक के अणु जाते हैं अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, जहाँ विलायक के अणुओं की सांद्रता ज़्यादा होती है वहाँ से वे उस ओर जाते हैं जहाँ उनके अणुओं की सांद्रता कम होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। तो ये क्रिया परासरण कहलाती है। ये इसमें लिखा है, यहाँ पर विलायक के रूप में इन्होंने माना है जल। तो लिखा है कि जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है।
और ये क्रिया परासरण कहलाती है। और ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड होता है, लिपिड जो है वो वसा जो है वो अध्रुवीय होती है, तो ध्रुवीय अणु अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते। उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लिहाजा कुछ आयन तो झिल्ली से होकर परिवहित हो जाता है कुछ आयनों का, और इस परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, इसलिए इसे सक्रिय परिवहन कहा जाता है। जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो ऐसे परिवहन को हम सक्रिय परिवहन कहते हैं। ये एक पंप के रूप में काम करता है, जैसे सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप। अब बात आती है अगली चीज़ की, और वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं के चारों ओर सबसे बाहरी, दृढ़ और निर्जीव आवरण है जो कोशिका कला के बाहर की ओर पाई जाती है। अभी कोशिका कला के बारे में मैंने बताया था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो यूनिट मेम्ब्रेन थी जो प्रोटीन लिपिड की बनी हुई थी, बीच में द्वि आणविक स्तर था लिपिड का, और इधर उधर प्रोटीन थी। उसके चारों तरफ पौधों की कोशिकाओं में, केवल पौधों की कोशिकाओं में, इन केस ऑफ प्लांट सेल, एक बाहरी, दृढ़ और निर्जीव आवरण होता है जिसको हमने सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहा है। कोशिका भित्ति का कार्य विशेष रूप से कोशिकाओं के बीच संबंध को स्थापित करना और कोशिका को यांत्रिक शक्ति देना, ये कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण कार्य है। कोशिकाओं को यांत्रिक हानियों और संक्रमण से सुरक्षित रखना तथा बड़े अणुओं के प्रवेश को रोकना, अर्थात जो पदार्थों का ट्रांसफ़र है उसको कंट्रोल करना, ये भी कोशिका भित्ति का कार्य है। तो जो शैवाल की कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टिनेस और मैनोज तथा खनिज लवणों की बनी होती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति फंगल सेल्यूलोज या काइटिन की बनी होती है। याद रखेंगे, जो शैवाल हैं, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज या गैलेक्टेंस और मैनोन्स की बनी होती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति कवक सेल्यूलोज या काइटिन की बनी होती है। और जितने भी विकसित पौधे हैं उनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और लिग्निन नाम के पदार्थों की बनी होती है। ये नाम याद रखने हैं आपको। शैवाल में सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनोन्स और खनिज लवणों की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। कवकों की कोशिका भित्ति फंगल सेल्यूलोज यानी कवक सेल्यूलोज या काइटिन की बनी होती है, जबकि अन्य पौधे जो विकसित पौधे हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और लिग्निन की बनी होती है। और विशेष रूप से कोशिकाओं को ये जोड़े रखने का कार्य मिडिल लैमेला करती है। इस मिडिल लैमेला का निर्माण
कैल्शियम पैक्टेट द्वारा होता है और मिडिल लैमेला का सबसे पहले अध्ययन स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने किया। और जो कोशिका भित्ति और मध्य पटलका में प्लाज्मोडेस्माटा दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति और मिडिल लैमेला मानी मध्य पटलका, जो मैंने अभी बताई थी कि मध्य पटलका कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, उसमें प्लाज्मोडेस्माटा नाम के तंतु आड़े तिरछे रूप में रहते हैं जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। दो कोशिकाओं के बीच कोशिका द्रव्य को जोड़ने का कार्य करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये बात थी कोशिका भित्ति के बारे में। अब बात आती है अंतःझिल्लिका तंत्र की। जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं वो कार्य और संरचना के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन्हें जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उन्हें हम अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल ये सब आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम के कार्य इन अंगों से संबंधित नहीं होते, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाता। अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी और वैक्यूल ये ऑर्गेनेल्स आते हैं। याद रखेंगे, अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल ये 4 अंगक याद रखेंगे तो ये आते हैं। अब एक एक अंगक को इसमें पढ़ेंगे हम। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कल बताएंगे।